नमस्कार। MHD 6 में आज हम विश्व भाषाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी समय से कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो लैटिन से संस्कृत की तुलना की जा रही है, तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। रोम की भाषाओं के विकास में उच्चारण और व्याकरण संबंधित विकार है, तो भारतीय प्राकृतों के विकास में भी है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार लैटिन भाषा से ध्वनि और रूप के जिस प्रकार परिवर्तन इटालियन, फ्रेंच आदि भाषाओं में दिखाई देते हैं, उसी प्रकार के परिवर्तन संस्कृत भाषा से प्राकृत भाषाओं सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी दिखाई पड़ते हैं। ये भी जिस प्रकार लैटिन भाषा में इटाली भाषा में दो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के संयोग रूप मिलते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा से प्राकृत भाषा में भी दो भिन्न प्रकार के व्यंजनों के संयोग रूप मिलते हैं। उदाहरण के लिए लैटिन भाषा का सेप्टम और ऑक्टो इटाली में सेते और ओत्तो हो जाता है। इसी प्रकार संस्कृत से सप्त और अष्टपाली से सप्त और अष्ट हो जाते हैं। ग्रीक हेलेनिक भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पूर्व भाषा वैज्ञानिक सुप्रसिद्ध कवि होमर की रचनाओं के आधार पर स्वीकारते हैं। इसके बाद तो विभिन्न प्रकार के लेखों, ग्रंथों और शिलालेखों की इतनी अधिक संख्या होती गई कि इस भाषा का भी अच्छा परिचय नहीं मिलता, अपितु इसकी विभाषाओं का भी बखूबी परिचय मिल जाता है। ग्रीक भाषा की जब संस्कृत भाषा से तुलना करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ग्रीक भाषा से संध्याक्षरों की अधिकता है। इसी प्रकार भारोपीय भाषा के स्वरों का रूप ग्रीक भाषा में बहुत अच्छी तरह सुरक्षित है। लेकिन संस्कृत भाषा में जिस प्रकार अत्यधिक व्यंजन सुरक्षित हैं, उसी तरह ग्रीक भाषा में नहीं है। इस प्रकार ग्रीक भाषा की अपेक्षा संस्कृत भाषा ने मूल भाषा के व्यंजनों की रक्षा बहुत अधिक की है। जहाँ तक ग्रीक भाषा और संस्कृत भाषा की समानता का प्रश्न है, वह यह है कि दोनों ही भाषाएं सस्वर प्रधान भाषाएं हैं। ये भी कि दोनों में स्वर का प्रयोग होता है, बाद में दोनों में बल का प्रयोग में प्रधानता होती है। रूप की संपन्नता की दृष्टि से भी दोनों ही भाषाएं एक जैसी हैं, लेकिन संस्कृत में संज्ञाओं और सर्वनामों के रूप ग्रीक भाषा में कहीं अधिक मिलते हैं। मतलब ग्रीक भाषा में जो संज्ञा सर्वनाम है, वो उसके रूप जो है वो कुछ ज़्यादा है, संस्कृत में कुछ कम है। इसी प्रकार संस्कृत की काल रचना में ग्रीक भाषा बहुत अधिक है। दूसरी ओर ग्रीक भाषा में अव्यय, कृदंत, क्रियार्थक संज्ञाएं आदि अधिक होती हैं। संस्कृत के परस्मैपदी और आत्मनेपद के समान ग्रीक में भी एक्टिव और मिडिल बायस होते हैं। दोनों में द्विवचन पाया जाता है। इन दोनों में निपातों की संख्या भी प्रचुर और दोनों में समास रचना भी अद्भुत शक्ति पाई जाती है। ग्रीक भाषा के विकास की 4 अवस्थाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। मध्यकालीन ग्रीक भाषा के 2 उपवर्ग हैं। पहले उपवर्ग में डोरिक, एओलिक, साइपीरियल आदि विभाषाएं हैं। दूसरे उपवर्ग में आयोनिक और एटिक विभाषाएं आती हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना प्रासंगिक है कि दूसरे उपवर्ग की आयोनिक नामक विभाषा में सुप्रसिद्ध ग्रीक महाकवि होमर ने अपने काव्य की रचना की है। इसके बाद की आर्किलोकस, मिमनर्मस आदि कवियों ने इसी आयोनिक विभाषा में ही अपनी काव्य रचना की। हेरोडोटस नाम के प्रमुख ग्रीक कवि ने इसी आयोनिक विभाषा में अपनी रचना सबसे अंत में की। इसे नवीन आयोनिक विभाषा भी कहा जाता है। आयोनिक विभाषा से कहीं अधिक महत्व रखने वाली विभाषा एटिक विभाषा है। इसके विषय में भाषा वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ग्रीक साहित्य का आरंभ इसी विभाषा से हुआ। इसी की विकसित आज की ग्रीक भाषा है। इस प्रसंग में ये स्पष्ट कर देना भी उचित होगा कि ग्रीक भाषा के 3 रूप हैं, जो इस प्रकार है। प्राचीन ग्रीक भाषा, जिसे क्लासिकल कहते हैं, और परवर्ती, जिसे पोस्ट क्लासिकल कहते हैं। अर्वाचीन ग्रीक भाषा, जिसे पैगन और न्यू हेलेनिक कहते हैं। आधुनिक ग्रीक भाषा, जिसे क्रिश्चियन ग्रीक कहते हैं। और इस विषय में जो आगे की चर्चा है वो हम कल करेंगे। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें।